क्लासेस के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम में आज हम जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड और सूचना के अधिकार को। चलिए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू करने के लिए प्रमुख संस्थान केंद्रीय सूचना आयोग अर्थात CIC ने फैसला किया है कि राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से चंदा देने वालों के वितरण का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं है और यह इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नागरिकों और कॉरपोरेट को भारतीय स्टेट बैंक के मुद्रित उपकरण खरीदने और उन्हें राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देता है। अब जानते हैं इससे संबंधित प्रमुख बिंदुओं को। CIC ने पाया कि दानदाताओं लोगों के नामों का खुलासा RTE अधिनियम 2005 की धारा 81EJ में निहित प्रावधानों के उल्लंघन का कारण हो सकता है। उक्त धारा एक सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी व्यक्ति एवं उसके प्रत्याशी संबंधों के संदर्भ में नागरिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए छूट देती है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि इस तरह की जानकारी का खुलासा करने से एक बड़ा सार्वजनिक हित निहित है। अब जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों के दान देने का एक वित्तीय साधन है। बॉन्ड 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणांक के बिना किसी अधिकतम सीमा में जारी किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और इनकेश करने के लिए अधिकृत है, जो जारी होने की तारीख से 15 दिन तक वैध है। ये बॉन्ड एक पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के नामित खाते में रिडीम करने योग्य है। ये बॉन्ड किसी भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या भारत में शामिल या स्थापित है हेतु जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीने में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि के लिए उपलब्ध है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर डोनर का नाम नहीं बताया जाता है। अब समझते हैं इनसे संबंधित चिंताओं को। कालाधन। कोई भी संकटग्रस्त या समाप्त होने के कगार पर खड़ी कंपनी एक राजनीतिक पार्टी को गुमनाम रूप से असीमित राशि दान कर सकती है, जो उसे किसी चीज के बदले में दिए गए लाभ या टैक्स हेवन देशों में जमा की गई नकदी के व्यापार के लिए एक सुविधाजनक चैनल दे सकती है। पारदर्शिता में कमी। न तो दानदाता और न ही राजनीतिक दल ये बताने के लिए बाध्य हैं कि दान किसने दिया। ये एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करता है। राजनीतिक जानकारी की स्वतंत्रता, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में एक अभिन्न तत्व है। ये राजनीतिक वित्त में पारदर्शिता के मूल सिद्धांत को हतोत्साहित करता है, क्योंकि ये सार्वजनिक जांच के कॉर्पोरेट्स की पहचान को छुपाता है। असीमित अपारदर्शिता। सरकार हमेशा ये जानने की स्थिति में है कि दाता कौन है, क्योंकि ये बॉन्ड SBI के माध्यम से खरीदे जाते हैं। जानकारी की ये विषमता तत्कालिक सरकार के प्रभुत्व रखने वाली राजनीतिक पार्टी के पक्ष में होती है। अब जानते हैं केंद्रीय सूचना आयोग को। इसकी स्थापना वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। संरचना। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त CIC और केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती, जो कि आवश्यक समझी जाती है। नियुक्ति। वे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं। कार्यकाल। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ऐसे पद के लिए धारण करेगा। वे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं हैं। CIC की शक्तियां एवं कार्य। RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना अनुरोध के बारे में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना और पूछताछ करना आयोग का कर्तव्य है। CIC किसी भी मामले की जांच का आदेश दे सकता है अगर उचित आधार हो।
के पास समन करने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि के संबंध में एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।